चलो, हम अब क्षेत्रीय राज्यों का उदय पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सारे राज्य पढ़ लिए थे, है ना। बंगाल स्थापित हो गया था, हैदराबाद, अवध, केरल, मैसूर, और क्या बचा? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, जाट, राजपूत, ये सारे राज्य बन गए, यानी मुगलों का पतन हो गया। यानी एक अध्याय हम लोग का खत्म हो चुका। अब या तो आधुनिक भारत इसको कह सकते हो, कह ही सकते हो। क्या कहेंगे अब? मिडिवल इंडिया, अब आएगा क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। समझ गए? अच्छा, यदि कोई आपसे पूछे किस तारीख को मध्यकालीन भारत की समाप्ति हुई और किस तारीख को आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, तो आप क्या देंगे जवाब? प्राचीन भारत, मध्यकाल भारत, आधुनिक भारत। इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है, विश्व इतिहास अलग है। तो अगर कहा जाए कि आज से मध्यकालीन भारत खत्म और आधुनिक भारत की शुरुआत, तो क्या किसी भी काल को एक तारीख से समाप्त किया जा सकता है? तो कहा जाए कि आधुनिक, हमने मध्यकालीन भारत को कब कहा जाए समाप्त हो गया, या कहा जाए कि आधुनिक भारत की शुरुआत किसी खास घटना से होगी ना, उस घटना को तुम क्या कहोगे? कौन सी घटना है कि इस घटना के बाद भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई? बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ पाए? अभी हम लोग किस एरा में जी रहे हैं? वी आर लिविंग इन द मॉडर्न पीरियड, है ना। ये शुरुआत कब से हुआ है? भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत कब से हुई है? छोड़ो भारत, छोड़ो, विश्व में आधुनिक भारत की शुरुआत, आधुनिक विश्व की शुरुआत कब हुई है? तो अगर विश्व की बात करें तो आप कह सकते हैं विश्व में आधुनिक, यानी विश्व की आधुनिकता की शुरुआत कह सकते हो 1750 के बाद। क्यों? क्योंकि ये वह समय है जब औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन कोई भी रेवोल्यूशन क्या अचानक होगा? कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कुछ कई सारे आइडियाज काम करेंगे। तो क्या वास्तव में विश्व में आधुनिकता 1750 के बाद आई या और इसके पहले आई है? तो बस याद रखना, देखो, कोई भी व्यक्ति आधुनिक होता है अपने विचारों से। जैसे ही विचारों में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति का एक काल से दूसरे काल में संक्रमण काल शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझे? जैसे आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत से पहले कौन सा भारत? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत क्या है? मध्यकालीन भारत में क्या किसी व्यक्ति के अधिकार हैं? नहीं है ना। तो नागरिक हैं। समझो मेरी बात, थोड़ा सा ध्यान देखो। देखो, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है, मॉडर्न शब्द। मॉडर्न शब्द को अगर परिभाषित करने जाओ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, यदि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल है, तो कौन व्यक्ति आधुनिक और कौन व्यक्ति मध्यकालीन है, तो परिभाषा अलग हो जाएगी। मेरी बात समझे? जैसे ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, आधुनिकता की परिभाषा भी चेंज हो जाएगी। कैसे? कैसे? क्या अंतर है आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत में? विद द पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मध्यकाल की बात करेंगे हम, या इवन प्राचीन की बात करो, तो यहां पर जो भी राजा है, यानी राजतंत्र है,
राजतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत राजतंत्र की एरिस्टोक्रेसी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात कि राजा ही सर्वोपरि होगा। राजा सर्वोपरि होगा, इसका क्या मतलब है? राजतंत्र की सभी शक्तियां राजा में निहित होंगी। तो चाहे फिर वो व्यवस्थापिका यानी कानून बनाने की शक्ति हो, कानून लागू करने की शक्ति हो, या कानून की व्याख्या करने की शक्ति हो, ये तीनों शक्तियां किसके पास? राजा के पास। अब जो व्यक्ति कानून बना रहा है वही व्यक्ति कानून लागू कर रहा है और वही व्यक्ति उस कानून की व्याख्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, औरंगजेब ने किसी व्यक्ति को आंख फोड़ने की सजा दी। औरंगजेब है किस काल का? तो आप कहेंगे मध्यकाल का। अब किसी व्यक्ति को आंख फोड़ने की सजा दी, तो औरंगजेब ने जो कानून बनाया आंख फोड़ने का, वो बनाया किसने? औरंगजेब ने। लागू किसने कराया? व्याख्या कौन करेगा? अब मान लो कोई व्यक्ति ए है, इस व्यक्ति को औरंगजेब ने आंख फोड़ने की सजा दे दी। अब मान लो ये व्यक्ति अपराध इसने किया है या नहीं किया है? मान लो इसने अपराध नहीं किया, तो क्या वो सजा के काबिल हुआ? नहीं हुआ। ऐसे में ये ए व्यक्ति अपना दोष क्या बोलते उसको, हाँ, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कहाँ जाएगा? जाएगा औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने ही सजा दी, औरंगजेब सजा माफ कर देगा क्या? नहीं करेगा ना। तो राजतंत्र में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के कोई भी अधिकार नहीं है। और जब किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं होते तो वह व्यक्ति कभी भी नागरिक नहीं कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा? ऑल मैन आर सब्जेक्ट। क्या है? प्रजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब जब अधिकार नहीं है तो अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोई बात आएगी? नहीं आएगी। राजा ने कहा इसको 50 कोड़े मारो, तो वो खाना ही पड़ेगा। उसके पास दूसरा विकल्प कोई, वो चाहे दोषी हो या दोषी ना हो। अब धीरे धीरे जब मध्यकाल भारत पूरी तरह से अंधकार से भर गया, किससे? यानी अंधकार किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अंधकार अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहां गए अंधकार? अधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। जब लगातार किसी व्यक्ति को कुचला जाएगा तो व्यक्ति के अंदर चिंगारी फूटेगी कि नहीं फूटेगी? और क्रांति काहे की? क्रांति अपने अधिकारों के मांग की। और जब यह क्रांति अधिकारों में परिवर्तित हो गई, यानी पहली बार अधिकारों की संकल्पना आई, तो अधिकारों की संकल्पना के तर्ज पर हम यह कह सकते हैं कि पूरा विश्व मध्यकाल से परिवर्तित होकर कहां गया? आधुनिक काल में आ गया। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कब हुए? जब व्यक्तियों को अधिकार मिलने लगे। मेरी बात समझे? लेकिन सामाजिक रूप से हम कब हुए, या बौद्धिक रूप से कब हुए, या आर्थिक रूप से कब हुए, तब परिभाषा अलग हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? याद रखोगे। राजनीतिक रूप से अधिकार आधुनिक कब हुए हम? तो आप सिंपल सी बात करेंगे, जब व्यक्ति को उसके अधिकारों का ज्ञान हो गया, तब व्यक्ति आधुनिक कहलाया। ये कौन सी परिभाषा है? ये राजनीतिक परिभाषा है। राजनीतिक परिभाषा किस चीज की? आधुनिकता की। आर्थिक रूप से आधुनिक कब हो गए? यानी अब अगर आधुनिकता की परिभाषा पूछी जाए आर्थिक रूप से, तब क्या कहोगे? कब हुए आधुनिक हम? दिमाग लगाओ।
अधिकार तो राजनीतिक चीज है ना, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा है। तुम्हारे अधिकार तुम्हें दे दिए गए, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एजेंडा, और उस हिसाब से हम राजनीतिक रूप से आधुनिक हो गए। लेकिन हम आर्थिक रूप से आधुनिक कब हुए? जब औद्योगिक क्रांति आई। अभी तक इसके पहले बिफोर, अगर मोटा मोटा जो बोला जाए 1750 से 1770, इसके पहले क्या है, हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी का हिस्सा थे। किसका हिस्सा? जरूरतमंदी चीजें बनाई, खाई, कंज्यूम की, फिर से नई जरूरत चीजें बना ली। यानी हमारे पास प्रोडक्शन के नाम पर कुछ, हम एक क्षेत्र तक सीमित थे, हम वही क्षेत्र में सब कुछ उपजाते थे, खाते थे और अपना काम चलाते थे। वी आर क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन क्या हुआ? इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति, ठीक है, 1690 के बाद से 1750 आते आते इंग्लैंड पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति से भर गया। तो तुम देखना, जेम्स वॉट का जो भाप का इंजन है ना, वो इसी समय आविष्कार हो रहा है। दिशा सूचक यंत्र इसी समय आविष्कार हो रहा है। समुद्र को नापने वाला यंत्र सब इसी समय। तो जब नए नए इन्वेंशन होंगे, दिमाग लगाना, 1750 यानी 15वीं शताब्दी से पहले तक समुद्र पार करना आसान नहीं था। क्यों? आप लेके गए, आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, आप निकलना है भारत के लिए और पहुंच गए अमेरिका की ओर। बीच में कोई ग्लेशियर आ गया, आपको पता नहीं चला, आपका जहाज लड़ गया, बेहोश। जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पा रहे हो। ऐसे में क्या दिशाओं का ज्ञान है नहीं, तो क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह का इन्वेंशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। 1750 के बाद क्या होने लगा? 1600 के 15वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा? ये नए नए भौगोलिक खोजें होने लगी। क्या होने लगी? भौगोलिक खोजें। लोग भाप का इंजन का आविष्कार करने लगे। याद आया? इसका तो पढ़ा होगा, जेम्स वॉट। फैक्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अच्छी होगी। इस वजह से आर्थिक रूप से हम आधुनिक कब हुए? तो आप कह सकते हैं 1750 से लेकर मोटा मोटा। कोई भी ऐसा नहीं कि आज हम सोए हैं तो मध्यकाल में सोए हैं और कल उठे तो आधुनिक में उठ गए। ये संभव नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं किसी भी काल को चेंज करने में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज भी आएगा। जैसे तुम बच्चे थे, बच्चे से तुरंत जवान हो गए क्या? तो बीच का जो फेज है वो क्या कहलाएगा? किशोरावस्था। वही ट्रांजिशन फेज है। जब तुम्हारे अंदर कुछ गुण बचपन के होंगे, समझो हम किसकी बात कर रहे हैं? किशोरावस्था। इस अवस्था को प्रत्येक बच्चा प्राप्त करेगा। बच्चा पैदा हुआ, 5 साल का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा। 8 के बाद इसके अंदर हार्मोनल 10 मान लो, हार्मोनल चेंज आएंगे। ये चेंजेस चलते रहेंगे 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। जब मुंह से निकलते हैं, हल्की हल्की मूछें आती हैं, तो ये कौन सी अवस्था है? यानी आप 10 से डायरेक्ट कूद के 18 में नहीं पहुंचे, आपको ये ट्रांजिशन फेज झेलना ही पड़ेगा। यही हर चीज के लिए है। हम रातों रात मध्यकाल से आधुनिक भारत में नहीं आएंगे। हम रातों रात मतलब रूढ़िवादी सोच से आधुनिक सोच को प्राप्त नहीं करेंगे। हम इसी प्रकार से अपने बचपन से निकलकर तुरंत रातों रात अपनी जवानी में नहीं आएंगे। हमें ट्रांजिशन फेस करना पड़ेगा। तो अगर कहा जाए कि मध्यकाल से आधुनिक भारत में हम कब आए, तो आप पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं बताएंगे। कई इतिहासकार क्या बोलते हैं कि 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, भारत आधुनिक भारत में परिवर्तित हो गया। सम्मान सबका करना है, सभी इतिहासकारों का, लेकिन सिर्फ एक ब्रॉडर एस्पेक्ट समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कोई इतिहास कह रहा है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और भारत मध्यकाल से आधुनिक भारत में पहुंच गया। समझ रहे हो?
कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद जैसे ही प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों के अधीन हुआ, हम मध्यकाल से कहां पहुंच गए? आधुनिक भारत में। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत की जो सबसे पहली क्रांति है यह मध्यकाल का अंत थी और यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई। क्या मेरी बात समझे? तो ऐसे में हम यह नहीं पता कर पाएंगे कि एग्जैक्ट आधुनिकता की शुरुआत कब हो रही है। समझ गए? कुल मिला के हमें एक मोटा मोटा एक आरेख बनाना है, उस आरेख के अनुसार हमें मध्यकाल पढ़ने के बाद आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। पक्का? बौद्धिक रूप से आधुनिक कब हुए हम? दिमाग लगाओ। राजनीतिक रूप से आधुनिक कब हुए ये पता चल गया? आधुनिक कब हुआ? जब हमें अधिकारों का ज्ञान और उन अधिकारों को प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर जाग गई। आर्थिक रूप से आधुनिक कब हुए हम? आर्थिक रूप से तो जब हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, और प्रोडक्शन ज्यादा करने का श्रेय किसको गया? तो आप कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। बौद्धिक रूप से आधुनिक कब हुए हम? हाँ, पुनर्जागरण। तो क्या कहोगे? जब यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हुआ। पुनर्जागरण मतलब पुनर्जागरण किसका होता है? जो पहले सो गया हो ना, सोने के बाद जागो। कैसे जागना? अपने विचारों को, अपने विचारों के हिसाब से जागना। किसी भी चीज को मानने से पहले तर्क और वितर्क की कसौटी पर उसको रखना। साहित्य को बढ़ावा देना। कई सारी भौगोलिक खोजों को खोजना। कई सारे आविष्कार, कई सारी थ्योरीज। और जब ये सब चीजें हुई तब धीरे 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 पहले पुनर्जागरण कहाँ आया? तो यूरोप में। यूरोप से फैला और फैलते हुए भारत में भी आ गया। समझ गए? तो आधुनिकता कई सारे आयामों में अलग अलग हो सकती है। राजनीतिक रूप से आधुनिक हम बाद में पहले कभी भी होंगे, आर्थिक रूप से अलग होंगे और बौद्धिक रूप से अलग अलग होंगे। ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं भारत में अंग्रेज आए तब भारत आधुनिक हुआ। ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी है। क्यों? सोचो क्या कह रहे हैं कुछ लोग। कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत को आधुनिकता अंग्रेजों ने दी। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? पढ़ो ध्यान से, इसको पढ़ो और निष्कर्ष निकालो। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट? भारत को आधुनिकता अंग्रेजों ने दी, या भारत को मिली आधुनिकता अंग्रेजों की देन है। इसको क्या मतलब निकालोगे? ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छा, इसको सही मान लो कि गलत मान लो, पहले ये बताओ। नहीं, ये सही है या गलत है? आप अपने हिसाब से राइट बताइए या रॉन्ग बताइए। तो बताओ। अच्छा, सही किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हम्म हम्म। नहीं, भारत में अंग्रेज तो 1600 में आए, 1600 में आ गए, और कह रहे हैं कि जब भारत में अंग्रेज आए तो वो अपने साथ नए नए विचार लेके आए और भारत जैसे सपेरों के देश को इन्होंने आधुनिक बना दिया। ये लोग भारत को क्या बोल रहे हैं? सपेरों का देश बोल रहे हैं।
इस पॉइंट को बताओ और ये बताओ कि सही है गलत है, सही है या गलत है, बताओ। गलत है। तो सही क्या है, तुम बताओ। जब इन अंग्रेजों को लिखना पढ़ना नहीं आता था ना, तब हमारे पास वेद थे। जब इन बदतमीजों को शहर का सा नहीं पता था, तब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन शहरी सभ्यता थी। कैसे कह सकते हो कि ये आधुनिकता ये लेके आए? हम बहुत पहले से आधुनिक हैं, हम बहुत पहले से इनसे ज़्यादा योग्य हैं। इनको जब ये बाइबल नहीं लिख रहे ना, तब जाकर हम लोग ने गीता लिख चुके हैं। हम लोग के पास महाभारत जैसा ग्रंथ है, रामायण जैसा ग्रंथ है, 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं, सॉरी 52 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। कहाँ से हम आधुनिक नहीं हैं? कहाँ से हम अनपढ़ हैं? क्यों कह रहे हो कि अंग्रेजों ने भारत को शिक्षित किया? ऊपर से मैकॉले, अभी बताएंगे, लॉर्ड मैकॉले कह रहा है, मेरा उद्देश्य है सिर्फ ये बात को समझाना है कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। लॉर्ड मैकॉले कह रहा है कि भारत का संपूर्ण साहित्य ब्रिटेन की लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर है। इस बात को कहने का क्या मतलब है? भारत में जितना भी साहित्य लिटरेचर है, वो सिर्फ उतना ही है जितना ब्रिटेन की एक छोटी सी लाइब्रेरी की छोटे से शेल्फ में रखी किताबें हैं। ये बात सच है। ये दिखा रहे हैं, ये समाज या दुनिया के सामने ऐसे तर्क रख रहे हैं जिससे ये पता चले कि भारत वास्तव में सपेरों का देश है। यहाँ पर साहित्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी देंगे हम देंगे। और इन्होंने कह दिया कि अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारत जैसे सपेरे वाले देश को आधुनिक बनाएं। अपने आप से लीपापोती कर रहे हैं। तो जब दुनिया के सामने मैसेज पहुंच गया कि किसका कर्तव्य है, अंग्रेज जहां जहां जा रहे हैं वहां पर सब अविकसित लोग हैं। अंग्रेजों ने जहां जहां कॉलोनी बनाई हैं, चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे भारत, वो सभी कैसे हैं? अंडर डेवलप्ड हैं, अविकसित हैं। और हम कौन, कहाँ गए अंग्रेज, कहाँ गए? और ये कह रहे हैं कि हम इनको गुलाम बनाने नहीं आए हैं, बल्कि इनको आधुनिक बनाने आए हैं। और इसी सोच को क्या कहा गया? वाइट मैन बर्डन थ्योरी। कि हमारा जन्म ही हुआ है, किनका? अंग्रेजों का जन्म ही हुआ है कि भारत जैसे अविकसित देशों को आधुनिक बनाना। समझ रहे हो? तभी ये सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की नहीं मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेसोपोटामिक सभ्यता से कुछ लोग उठे और सिंधु घाटी में आगे बस गए। हमारी अपनी चीज को अपनी विरासत नहीं मानने दे रही है। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई है? 1921 में। किसका शासन है? भारत गुलाम है अंग्रेजों का। अब ऐसे में एक ऐसी विकसित सभ्यता भारत की धरती के नीचे निकल आए तो ये तो प्रूव्ड हो जाएगा ना कि भारतीय बहुत पहले से क्या है? विकसित है। अगर भारतीय बहुत पहले से विकसित है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस वजह से उन्होंने क्या माना कि ये सभ्यता इनकी नहीं है, बल्कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और भारत में सिंधु घाटी के लोगों को बसा गए। ये सब प्री प्लान था। किसका? अंग्रेजों का। लिखा भी गया और हमें पढ़ाया भी वही गया। लेकिन हमें समझना है कि हम क्या हैं। ठीक है? आज जाके उठा के देखो, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की कंपनी है ना? नहीं है? हाँ, कौन है इसके ऑनर? बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स। 60% से ज़्यादा लोग जो वर्कर हैं वो हमारे भारतीय हैं। तो सारा जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है कहाँ पर है? भारत में। और हम कह रहे हैं विकसित नहीं है। गीता कहाँ? गीता मूल है जीवन का। कहाँ लिखी गई? गीता किस पर टिप्पणी की गई है? गीता किसकी टिप्पणी है?
याद करो 6 थॉट ऑफ फिलोसफी पढ़ाए थे हमने, उसमें बताया ब्रह्म सूत्र, सल्व सूत्र और गीता, ये सब उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा पे टिप्पणियां हैं। याद आया? उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, ये 6 दर्शन है भारत के, योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना? हाँ, तो हमारा जो साहित्य है, हमारा जो दर्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के मतलब क्या है मेरा, अब आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है ना? टॉपिक क्या है? कहाँ पर? भारत में। तो पहले तो यही बताओ कि भारत में यूरोपियों का आगमन के पीछे क्या कारण थे? बुलाएंगे बाद में कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, जो कि आपको याद नहीं है, वो बात अलग है। पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। 6 कंपनियां भारत आई हैं, जिनमें स्वीडिश कंपनी भारत में बिल्कुल नहीं रुकी। आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन भारत की जलवायु उनको पसंद नहीं आई, तो वो अपनी सारी कोठियाँ अंग्रेजों को देकर वापस चले गए। कब? 1731। ये बात अलग है, ये छोड़ दो। पहले बताओ कि भारत में यूरोपियों का आगमन जो हुआ कब से? 1498 से लेकर शुरू हुआ और 1731 तक चलता रहा। आया कौन पहले? तो आप कहेंगे पुर्तगाली, वास्को डी गामा, ठीक है। और सबसे आखिरी कंपनी आई है स्वीडिश। कहाँ की? स्वीडन की। तो सब आ रहे हैं ना। 1599 में महारानी एलिजाबेथ टेलर, ये इंग्लैंड की महारानी है, ये साइन कर देंगी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का व्यापारिक लाइसेंस दे देंगी। कितने साल का? तो भारत में 1600 में कब आ गए? कौन आ गए? अंग्रेज। 1602 में डच, 1616 में डेनिस, 1664 में फ्रांसीसी और 1731 में। मेरी बात समझे? तो जो आ रहे हैं, ये आने का क्रम बात की बात है। पहले ये बताओ कि क्या कारण है जिस वजह से यूरोपीय भारत की ओर आकर्षित हुए? लगाओ दिमाग। ऐसे किन कारणों ने यूरोपियों को प्रेरित किया कि वो भारत की ओर आए? 1 2 3 4 5। समझ गए ना पॉइंट? हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपियों का आगमन। कहां पर? और क्या पढ़ रहे हैं इसमें? आगमन का कारण। तो बताओ। क्या है आसानी से बताओ। गुड 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 गुड। तो पहला है भारत की आर्थिक संपन्नता। तुम्हें पता है भारत सोने की चिड़िया है? भारत सोने की चिड़िया, यानी भारत में स्थित सोना, चांदी, ये सब यूरोपियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। भारत का जो इकोनॉमिकल रिचनेस है, ये बातें बाहर फैल रही हैं कि भारत में वास्तव में बहुत आर्थिक संपन्नता है। तो क्यों ना सभी लोग चलकर भारत व्यापार करें? क्यों? क्योंकि विश्व के इतिहास में देखो तो भारत को सोने की चिड़िया कहने वाला पहला इतिहासकार कौन है? तो आप कहेंगे उत्बी।
उतबी। ये सोने की चिड़िया सुने हो ना, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया। तो भारत को सोने की चिड़िया कहने वाला पहला इतिहासकार कौन? उतबी। उतबी कौन है? उतबी कौन है? दिव्यांश है, उठाओ के तो क्लास ले रहा है अभी, डिस्टर्ब ना कर। उतबी कौन है? यूरोपीय नहीं। उतबी कौन है बताओ? कैसे मान ले पढ़ाई अच्छी चल रही है। उतबी है महमूद गजनवी का इतिहासकार। महमूद गजनवी के साथ भारत आया, और भारत में महमूद गजनवी ने कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण, ठीक है। और 17 आक्रमण करने के साथ साथ उतबी भी भारत महमूद गजनवी के साथ आया। उसने भारत की संपन्नता देखी और अपनी किताब किताबुल यामिनी में, किताबुल यामिनी में किसकी किताब है ये? तो आप कहेंगे उतबी। अपनी किताब किताबुल यामिनी में उसने भारत को सोने की चिड़िया कहा, भारत को सोने की चिड़िया कहा। अब विश्व में क्या खबर फैल रही है कि भारत में सोने की चिड़िया, भारत के मंदिरों में खूब सारा सोना है। ऐसे में यूरोपियों के पास मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इसी बात को दोबारा, अच्छा ये मुस्लिम इतिहासकार है ना, कहां से आए हैं महमूद गजनवी? तो आप कहेंगे मध्य एशिया। मध्य एशिया के किसी इतिहासकार की बात को यूरोपीय आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उतबी कह रहा है तो क्या जरूरी थोड़ी ना कि हो, क्योंकि यूरोपीय नहीं मानेंगे मुस्लिम के बात को, ठीक है। यानी बात जो हो रही है उसको नजरअंदाज यूरोपीय करते आ रहे हैं। ऐसे में 1293 और 94 भारत में एक यूरोपीय इतिहासकार का आगमन होगा, जो कहां से आ रहा है? इटली से आ रहा है। इटली का यात्री, और जिसका नाम है मार्को पोलो। यह भी भारत आएगा और यह भी भारत को देखकर अपनी किताब लिखेगा, द ट्रेवल ऑफ, द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो। उसमें भी, इस किताब में भी मार्को पोलो कहेगा हाँ वास्तव में भारत सोने की चिड़िया है। यानी उतबी की बात को मार्को पोलो ने क्या कर दिया? रेटिफाई कर दिया, स्वीकार कर लिया। अब ये यूरोप जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन? मार्को पोलो। अब यूरोप जाएगा, यूरोप के लोगों को बताएगा कि वास्तव में भारत सोने की चिड़िया है, तो चलो कहाँ चलें, और यहां से भारत की ओर आने का क्रम शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझे? पक्का? तो उतबी का वृत्तांत किताबुल यामिनी और मार्को पोलो का वृत्तांत ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, इन्होंने भारत की आर्थिक संपन्नता को विश्व के समक्ष रख दिया, खासकर यूरोप में। तो आकर्षित होंगे लोग, कहाँ आएंगे? आने लगेंगे। समझ गए? पहला कारण समझ में आया? पक्का? अच्छा ये बताओ, ये काल किसका है? केंद्रीय सत्ता पे कौन है भारत में इस समय? पूछ लिया जाए, मार्को पोलो किस समय भारत आया, किसके शासनकाल में? और तुम लोग दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ चुके हो। एक सेकंड नहीं, 1 घंटा ले लो तुम जवाब देने के लिए। सोचो, बताओ। वारे मेरे शेरों। अच्छा इस समय कौन सा वंश है ये बता दो, कौन है शासक? हाँ, ये टाइम किसका है? जलालुद्दीन खिलजी। यानी केंद्रीय सत्ता जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में थी, तब मार्को पोलो भारत। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई।
आपको बात बुरी लगे या सही लगे, हो सकता है कड़वी बात बोल रहा हूँ, 7 साल नहीं 7 जन्म तक ऐसा नहीं होगा जब तक ये सब चीज़ें, ये क्यों नहीं याद है भाई तुम लोग को ये सब चीज़ें यार? तुम्हें सीक्वेंस नहीं याद है, तुम्हें राजा का टाइम नहीं याद आ रहा है, सुल्तान नहीं याद आ रहा है, कैसे हो जाएगा बताओ? तुम्हें क्या लगता है यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो पता है वास्को डी गामा जिस दिन भारत की धरती पर कदम रखा है वो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने कि काली कट के बंदरगाह का नाम क्या था, एक बंदर वहां पर पहली बार कदम कब रखा और डेट थी 14 मई, 17 मई, 20 मई, 25 मई, बताओ वास्को डी गामा भारत कब आया? हाँ डेट पूछा है, सबको पता 1498, डेट नहीं ना? तो जब तुम्हें ये नहीं पता चल पा रहा तो डेट कहां से पता करोगे? क्यों बताया हमने? क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछा है मार्को पोलो कहाँ के यात्री है, मार्को पोलो कहाँ के यात्री है ना? देवराय सेकंड के काल में कोई यात्री आया था इटली का? देवराय सेकंड के काल में? अच्छा कृष्णदेवराय के काल में कौन आया? कोई यात्री आया था भारत? आया था? सारे यात्री लिखा चुके तुम लोग को, लेकिन एक भी याद नहीं आ पा रहा। अब्दुल रजा किसके काल में आया था? निकोलो कॉन्टी किसके काल में आया था? अच्छा, और निकोलो कॉन्टी? डोमिंगो पायस, नूनिस, ये सारे लिखाए हैं, मत याद करो, कुछ होने वाला नहीं है ऐसे। तुम्हें लगता है भोलेनाथ आएंगे और एक छड़ी घुमाएंगे और यूपीएससी क्रैक? नहीं होना है। तो पहला कारण समझ गए, भारत की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। दूसरा कारण बताओ, दिमाग लगाओ, तुम नहीं बता पाओगे लेकिन इन लोग को पता होना चाहिए। कस्तनतुनिया का पतन। द फॉल ऑफ कस्तनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453। और पुर्तगाली कब आने लगे भारत? 1400। पहला असफल प्रयास किया गया 1487 में, और पहला सफल प्रयास किया गया 1498। कौन आया था इस समय जो मेडागास्कर के तट से वापस चला गया? बार्थोलोमियो डियाज। तुम लोग पता है हल्के में ले रहे हो यूपीएससी को, यूपीएससी उड़ा देगा एक हवा के झोंके से, एक तिनके की तरह उड़ाएगा तुम लोग को, देख लेना। कस्तनतुनिया का पतन बता रहे हैं कैसे हुआ, बताते हैं, इसके बिना नहीं समझ में आएगा। सुधर जाओ। यार ये कैसे, हाँ पूरा फुल अच्छा ये है इमेज।
देखो क्लियर है, दिख रहा है, दिख रहा है? और कर दें बड़ा? देखो कस्तनतुनिया को मतलब ये टर्की, टर्की को कस्तनतुनिया कहा गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पेन चेंज कर दे क्या कर दें? ये वाला तो जो तुर्की है वो क्या है? कस्तनतुनिया, ठीक है। तुर्की दो भागों में बटा हुआ था। यार कौन सा कलर सही रहेगा बताओ भाई? तुर्की दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी तुर्की और दूसरा पूर्वी तुर्की। जो आज वर्तमान का टर्की है उसको क्या कहा गया? इसका पतन हुआ कब? 1453 में। कैसे देखो तो तुम्हें ये तो पता नहीं ये क्या है? ये भारत है। डूमरो ये अफ्रीका है, ये भारत है। ठीक है, ये पूरा एशिया वो है, मध्य एशिया है कि नहीं है? 1453 में इस टर्की पर एशिया के सल्जक तुर्कों का आक्रमण हुआ। किसका? सल्जुक तुर्क। क्योंकि टर्की पर 1453 से पहले किसका अधिकार था? रोमन साम्राज्य का। इस टर्की पर किसका अधिकार? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य पर 1453 में सल्जुक तुर्कों ने अटैक कर दिया। ठीक, तो जो पूर्वी तुर्क के लोग थे, पहला अटैक यहां से होगा ना, तो पूर्वी तुर्क में सबसे पहला अटैक होगा, यानी पूर्वी कस्तूनतुनिया पे पहला अटैक होगा। यहां के लोग, सारे विद्वान लोग कहां भाग के आ गए? सब भागने लगे। किधर? क्योंकि यहां पे साहित्यकार भी लोग हैं, लेखक भी हैं, है ना, विद्वान लोग भी हैं। जब सल्जक तुर्कों ने अटैक कर दिया तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अपने पैसा कमाने के चक्कर में ये सब कहां जाएंगे? यूरोप की ओर। ये बात समझना। जैसे ही पूर्वी तुर्कों से पूर्वी कस्तनतुनिया से ये सभी वर्ग के लोग भागेंगे तो सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? पश्चिमी कस्तनतुनिया, फिर यूरोप। तो कुछ स्पेन चले जाएंगे, कुछ फ्रांस, कुछ जर्मनी, कुछ पोलैंड, कुछ यूक्रेन, कुछ इंग्लैंड। ऐसे में ये जो विद्वान लोग हैं ये सबको जाकर संदेश देंगे कि भाई साहब अभी जब तुम लोग सोए हुए हो ना, जाग जाओ, नहीं तो मध्य एशिया से सल्जुक तुर्क आ गए हैं। जैसे हमको जीता है वैसे तुमको भी जीत लेंगे। तो जब ये तुर्कों का आक्रमण ना होता तो यूरोप में पुनर्जागरण ना होता, क्योंकि सोए हुए थे ये लोग। जब अटैक हुआ तब ये अपनी नींद से जागे, खुद भी जागे और पूरे यूरोप को भी इन्होंने जगा दिया। तो कस्तनतुनिया का पतन ना होता तो यूरोप में पुनर्जागरण ना होता, यूरोप में पुनर्जागरण ना होता तो यूरोप के लोग भारत ना आते। एक कारण। दूसरा देखो, जैसे ही इस पर सल्जक तुर्कों का अधिकार हो गया, कौन आ गए? इन्होंने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया। रास्ता यही तो है भारत की ओर आने का। जो भी यूरोप से आएगा कहां आएगा? स्थल मार्ग से भारत आएगा, व्यापार करेगा। लेकिन इन्होंने रास्ता क्या कर दिया? रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि यूरोपियन का इस रास्ते से भारत नहीं आएंगे। अब जब इनके पास दिक्कत आई तब ये नए दिमाग लगाएंगे। अब ये रास्ता बंद, नया रास्ता ढूंढेंगे। नया रास्ता ढूंढा किसने? तो देखो कहाँ गया? ये पुर्तगाल। दिखा पुर्तगाल।
ये स्पेन है, स्पेन का ये छोटा सा देश पुर्तगाल है। यहां से एक आदमी निकला 1487 में, बार्थोलोम्यो ये रास्ता बंद कहां से आएगा? समुद्र के मार्ग से, अफ्रीका से होते 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 अटलांटिक महासागर पार करते हुए ये केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए पहुंचेगा कहां पर? मेडागास्कर। यहां इसका सिप टकरा जाएगा, उसे लगेगा इसके आगे पूरा समुद्र है, भारत नहीं है। तो मेडागास्कर से ही ये वापस बैक टू पवेलियन हो जाएगा। कहां पर? फिर से वापस। तो पहला भारत का जो समुद्री मार्ग है वो खोजने का असफल प्रयास किसने किया? बार्थोलोम्यो डियाज ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। 87 के बाद कितना? 11 साल बाद कौन आएगा? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये रास्ता ब्लॉक हो गया, इस वजह से ये पुर्तगाली भारत आएंगे और भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज कर देंगे। ठीक है, कौन आया? 1498। ईयर कौन सा? डेट है 17 मई 1498 को एक व्यक्ति जिसका नाम वास्को डी गामा, वो भारत के तट पर पहुंच जाएगा। देखो कैसे पहुंचेगा। मेडागास्कर का रास्ता उसको पता है, निकला फिर से आदमी अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते 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 केप ऑफ गुड होप को पार करेगा, मेडागास्कर से आएगा, मेडागास्कर से आगे निकलेगा। जैसे ही यहाँ आगे निकलेगा उसको गुजरात का व्यापारी अब्दुल मजीद मिलेगा। क्या नाम है उसका? दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? तुम बताओ, दिख रहा है ये? कैमरे में दिखेगा? ठीक। कहां से निकला? पुर्तगाल से निकला। कहां आया? केप ऑफ गुड होप से पार करते हुए कहां पहुंचा? मेडागास्कर। मेडागास्कर से और आगे अरब सागर पहुंच गया। पहुंच गया, अरब सागर पहुंचेगा, कौन मिलेगा? अब्दुल। ये कौन है? गुजरात का बहुत बड़ा व्यापारी है जिसका अरब सागर पर वर्चस्व है। ये दोनों मिलेंगे और अब्दुल मजीद पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को भारत की ओर ले जाएगा। टाइम क्या है? 17 मई 1498। कहां पहुंच गया ये? भारत के पश्चिमी तट के मालाबार तट। कहां पर? मालाबार तट। मालाबार तट के पास कोची, कालीकट। कालीकट में ये पहुंच जाएंगे भारत की भूमि पर। डेट क्या है? 17 मई 1498। कालीकट में एक हिंदू राजा है, हिंदू राजा जिसका नाम जैमोरिन। जैमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करेंगे। आइए, वेलकम, हम भी आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए अब आप भारत की भूमि पर व्यापार करें। यूपीएससी ने यह भी पूछा है कि जैमोरिन और वास्को डी गामा के मध्य संबंध कैसे थे? कैसे थे? अच्छे थे। अच्छे क्यों थे? दिमाग लगाओ। इसने व्यापार की अनुमति क्यों दे दी भारत में? दिमाग लगाओ। ये कौन है? हिंदू राजा है। यहां से पहले व्यापार कौन कर रहे थे? तो आप कहेंगे तुर्क। तुर्क कौन है? मुस्लिम। दुनिया को पता है हिंदू और मुस्लिमों के विचारधारा में क्या होगा? भेदभाव होगा। तो ये व्यापार, जैमोरिन जो व्यापार करता था यहाँ से अरबी देशों से, उनसे खुश नहीं था, लेकिन विकल्प नहीं था तो उसकी मजबूरी थी इनसे व्यापार करने की। लेकिन अब ये विकल्प के तौर पर कौन आ गया? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को देखकर जैमोरिन क्या हो जाएगा? खुश होगा कि अब हमें अरबियों से व्यापार नहीं करना पड़ेगा। और किससे करेंगे हम व्यापार? वास्को डी गामा यानी पुर्तगालियों से व्यापार की शुरुआत हो गई। कब हुई? 1498। मेरी बात समझे? यह व्यापार इतना भयानक होगा कि जो भी वास्को डी गामा लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा? मसाले, लौंग, काली मिर्च, इलायची। क्योंकि ये कैसे देश है, सोचो। भारत की जलवायु भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण प्ले करेगी।
जो भी व्यापार हुआ, अगले साल जब ये वास्को डी गामा पुर्तगाल पहुंचा तो अपना पूरा खर्चा निकालने के बाद उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ था। 60 गुना। ये पूरा समुद्री मार्ग का खर्चा निकाला, अपना सब खर्चा निकाला, फिर भी कितना प्रॉफिट? 60 गुना। कैसा व्यापार था? अब पुर्तगाली जब पुर्तगाल वास्को डी गामा पहुंचेगा तो वास्को डी गामा की इस संपन्नता से पूरा यूरोप आश्चर्यचकित हो जाएगा। वास्तव में भारत में पैसा है। और जैसे पुर्तगाली आए, धीरे धीरे पीछे से सभी पूरी यूरोपीय कंपनियां भारत आ जाएंगी। तो अंग्रेज भी आएंगे, डच भी आएंगे, डेनिश भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे और स्वीडिश भी आएंगे। 2 कारण समझ में आए? 3 आ गए, पुनर्जागरण हो गया। अच्छा, ये जो समुद्री मार्ग इन्होंने बढ़िया से प्राप्त कर लिया, इसके पीछे का कारण भौगोलिक खोजें, दिशा सूचक यंत्र, समुद्री सहायता सूचक यंत्र। अब इन सारे यंत्रों ने क्या कर दिया कि जैसे ही शिप निकलते ही पता चल गया समुद्री सहायता सूचक यंत्र से कि कहाँ पर पानी गहरा है, कहाँ पर पानी उथला है, कहाँ पर जहाज मोड़ना है, कहाँ पर जहाज नहीं मोड़ना है, कहाँ पर जहाज टापू से टकराएगा, कहाँ पर टापू से टकराएगा नहीं। ऐसे में इजी वे से ये धीरे धीरे कहाँ आ गए? भारत। अगर भौगोलिक खोजें ना होती तो ये समुद्री मार्ग भी संभव ना हो पाता। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर भौगोलिक खोजें ना होती, सोचो अगर ये तुर्की पर सल्जक तुर्कों का अटैक ना होता तो पुनर्जागरण नहीं होता तो नई खोजें ना होती तो समुद्री मार्ग भारत की ओर ना मिल पाता। यानी इन सारे प्रयासों के क्रम में भारत की ओर पुर्तगाली और यूरोपी आने शुरू हो गए। समझ में आ गया? पक्का? कितने कारण हो गए? चार हो गए? कितने? तो पहला भारत की आर्थिक संपन्नता, दूसरा कस्तूनतूनिया का पतन कब हुआ? 1453। तीसरा तो कह दो ना, पुनर्जागरण तथा नई भौगोलिक खोजें। चौथा तेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या? व्यापार करने के लिए आएंगे ना अभी। और बताओ, लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? वाणिज्यवादी नीति की लोकप्रियता। ये क्या है भी बताते हैं। एक और कारण, भारत की जलवायु। इन 4, 5, 6 कारणों ने प्रत्येक यूरोपीय को भारत आने के लिए और आकर्षित कर दिया। ये समझ गए? ये अभी समझना और ये समझना, ठीक है? देखो क्या है वाणिज्यवादी नीति का मतलब है, याद रखना कि व्यापार को अपने पक्ष में ऐसे किया जाए कि सोना चांदी प्राप्त हो। क्या हो? कोई भी पूछे वाणिज्यवाद क्या होता है, तो व्यापार को ऐसे रेगुलेट और कंट्रोल करना ताकि दूसरे का सोना चांदी किसके पास आ जाए? अपने पास। दैट इज कॉल्ड वाणिज्यवादी नीति। इस वाणिज्यवादी नीति की लोकप्रियता विश्व में बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। लोग सोना चांदी प्राप्त
करना चाह रहे थे। और भारत पहले से क्या था, तो सोने की चिड़िया को जब पकड़ना है तो कहाँ आना पड़ेगा, आ गए। समझ गए। पांचवा कारण भारत की जलवायु। देखो क्या है, भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है भारत, है ना, सब ट्रॉपिकल जोन। ऐसे में भारत में गर्मी है तो मसाले बढ़िया मिलेंगे, चाहे फिर वो क्या हो, लौंग हो, काली मिर्च, इलायची एंड सो ऑन। यानी मसालों का व्यापार भारत में बढ़िया से हो रहा है, मतलब मसालों का मार्केट है, मसाले खूब सारे प्राप्त हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, सब ट्रॉपिकल, नील भी है, अफीम भी है। और ऐसे में यूरोप कहाँ पे बसा हुआ है, यूरोप टेम्परेट जोन में बसा है। टेम्परेट जोन का मतलब शीतोष्ण क्षेत्र, हाँ है ना। 12 महीने क्या है यहाँ पे, भीषण ठंडी। अब चिकन खाना है तो काली मिर्च का चिकन कैसे मिलेगा, जब तुम्हारे पास काली मिर्च होगी। तो इसके पहले तक, जब तक यूरोपीय भारत नहीं आए, तब तक ये चिकन खा रहे हैं, सिर्फ बॉयल्ड चिकन खा रहे हैं। और दुनिया को पता है बॉयल्ड चिकन कैसा है, बकवास, बिना मसालों का कोई चिकन, बिना मसालों का मटन। तो अगर काली मिर्च चिकन खाना है तो आपको भारत आना पड़ेगा। तो भारत की जलवायु ने भी यूरोपियों को भारत की ओर आमंत्रित कर दिया। समझ गए, पक्का। ये 5-6 कारण आपको हमेशा याद होने चाहिए, तभी समझ पाओगे कि यूरोपीय भारत क्यों आए। हवा में इनको भगवान थोड़ी ना आए थे। क्रिसमस वो कौन कौन थे, वो कौन है, ईसा मसीह थोड़ा ना इनके सपने में आए थे कि चलो भारत चले। तो वजह में थी, परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के क्रम में भारत की ओर यूरोपीय आ गए। समझ गए, ये था यूरोपियों का भारत आगमन का कारण। अब देखो कौन कौन से कंपनी भारत आई। तो पहले तो कंपनी का नाम, देश, वर्ष, और भारत में इनकी प्रथम क्या, कौन है, तो रहने दो बाहर। कब, अभी, अरे ठीक है यार। तो पहली कंपनी कौन थी, तो आप कहेंगे पुर्तगाली एस्तादो दा ओरिएंटले। ठीक है, क्या नाम है इसका, एस्तादो दा ओरिएंटले। ठीक है, ये कब आए, कौन सा देश, तो आप कहेंगे पुर्तगाल। ईयर 1498। कहां पहुंचे थे सबसे पहले पुर्तगाली, दक्षिण भारत, मालाबार तट। तो पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने कहां पर, कोचीन, 1503। याद रखोगे, ये सब सीक्वेंस कभी लगाने को आ जाएगा। तो पहली कंपनी कहां खोली है, ऐसे पूछ ले, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री कहां पर है। फैक्ट्री का मतलब समझ रहे हो, गोदाम, गोडाउन, गोडाउन। माल लेके जाएंगे तो कहां रखेंगे, हाँ स्पेसिफिक एरिया बोल सकते हो, इसको वेयर हाउस बोल सकते हो, है ना, प्रथम फैक्ट्री या वेयर हाउस। दूसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहां से आए, इंग्लैंड। कब आए, 1599। 1600 में भारत आ गए। पहली फैक्ट्री कहां खोली उन्होंने, सूरत, 1608।
1608। कौन था इस समय 1660 में, कौन बादशाह है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? जहांगीर। अकबर की मृत्यु होगी 1605 में। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ से आ रही? इंग्लैंड से। कब आ रही है? 1600 में। पहली फैक्ट्री कहाँ खोल रही? 1608। 1608 में कहाँ पर? सूरत में। ठीक है। तीसरी कंपनी डच। कहाँ से आ रहे हैं? डच देश से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? तो आप कहेंगे 1616, याद रखोगे। और 1620 में इसने अपनी फैक्ट्री खोली। जगह का नाम चिंसूरा। चिंसूरा। 3 हो गई। पहली कंपनी पुर्तगाली, दूसरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरी डच। 1498, 1600, 1616। पहली फैक्ट्री कोचीन, सूरत और चिंसूरा। चौथी कंपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। कहाँ से? तो आप कहेंगे नीदरलैंड। ठीक है। सोलह सौ दो और 1605, याद रख, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है। 1616 में ये वाली कंपनी आएगी। ये डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1616। और 1620 में इसने अपनी पहली फैक्ट्री खोली ट्रावर को, या इसी को बोलते हैं ट्रैंकोवार। क्या बोलते हैं? ट्रैंकोवार। ठीक है। पांचवी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी। कहाँ से? फ्रांस। कब? 1664। पहली फैक्ट्री 1665। कहाँ पर? सूरत। और छठी कंपनी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ से आ रहे हैं? तो आप कहेंगे स्वीडन से आ रहे हैं। ठीक है। 1731। और इसने अपनी कोई फैक्ट्री भारत में नहीं खोली। समझ गए आप लोग? प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। फिर से बताओ, पहली कंपनी कौन आई भारत? पुर्तगाली कंपनी है जिसका नाम एस्टाडो द ओरिएंटल है। कहाँ से आ रहे हैं? पुर्तगाल से आ रहे हैं। कब आए? 1498। इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली 1503 में। कहाँ खोली? कोचीन। ठीक है। दूसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से। 1600 में भारत आए और सूरत में जहांगीर के शासनकाल में इन्हें पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली। तीसरा डच, 1602 में भारत आए और 1605 में इन्होंने चिंसूरा नामक स्थान पर फैक्ट्री खोली। चौथी कंपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, नीदरलैंड से भारत आए, 1616 में आए और 1620 में इन्हें ट्रैंकोवार में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। पांचवी कंपनी फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांस से आ रही है, 1664 में आई और 1665 में इसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी। और छठी कंपनी स्वीडिश का है, स्वीडन से 1731 में आए, कोई भी फैक्ट्री नहीं खोली, इन्होंने सारे काम अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए और स्वयं वापस स्वीडन चले गए। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे एक एक कंपनी के बारे में डीप से, पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी। ठीक है। क्या करना है कल हमको? पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? पहला, वास्को डी गामा भारत आया, फिर पुर्तगाली गवर्नर्स, तीसरा पुर्तगाली और मुगलों के साथ संबंध,
पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य वर्चस्व के लिए होने वाला संघर्ष पुर्तगालियों का पतन और आखिरी में भारत में पुर्तगालियों की देन। क्या क्या ये दे गए भारत को। कल की क्लास में ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, समझ गए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल।